नमस्कार दोस्तों, चयन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे और देरी न करते हुए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है कि भारत में जो राज करने की व्यवस्था है, शासन प्रशासन चलाने का तरीका है, उसी को हम भारतीय राज्य व्यवस्था करते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि राज्य व्यवस्था किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी होती है। और यह बहुत बेहद जरूरी होती है ताकि सुचारू रूप से कोई भी सरकार, कोई भी आधिकारिक पर्सन या संस्था उस राज्य में शासन को चला सके और यह सुनिश्चित कर सके कि उस राज्य में रहने वाले लोग उस शासन से संतुष्ट हैं कि नहीं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे इतिहास के बारे में जानते हुए हम पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था ही पढ़ लेंगे। आपको रटना नहीं है, समझना है। तो आगे चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि जो हमारे देश में शासन प्रशासन चलाया जाता है, इसके लिए 3 स्वतंत्र निकाय हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। अगर हम विधायिका के बारे में बात करें तो इसका मुख्य काम होता है कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कानून की व्याख्या करना, तथा उस पर नियंत्रण स्थापित करना। इन्हीं तीनों निकाय के द्वारा हमारे देश में शासन प्रशासन चलाया जाता है। अगर हम आगे बात करें कि किसी भी देश में शासन प्रशासन चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज बनाया जाता है, उसी लिखित दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में मुख्य रूप से संविधान का ही वर्णन करेंगे। और हम सब ये भी जानते हैं कि जो हमारा राज्य व्यवस्था है संविधान के द्वारा ही चलता है। इतना तक तो आप लोग को एकदम क्लियर अच्छी तरह से आ गया होगा। और आगे हम कुछ पॉइंट इतिहास के बारे में बात करते हैं, जिससे आपका जो बेसिक है राज्य व्यवस्था का वह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। अगर हम बात करें कि हमारे देश में राज्य व्यवस्था का विकास कब से हुआ, इसका प्रारंभ कब से हुआ, तो अगर हम अपने इतिहासकारों की बात माने तो हमारे देश में जैसे ही अंग्रेज लोगों का आगमन हुआ, बस वहीं से हमारे देश के संविधान अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था का विकास प्रारंभ हो चुका था। हम जानते हैं कि 1599 ईस्वी में उस समय मुगल शासक अकबर हुआ करते थे। इन्हीं के शासन काल में एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था जॉन मिल्टन ए हार। यही अंग्रेज अकबर के दरबार में आया और
अकबर के दरबार को विजिट किया। इसके साथ ही एक और अंग्रेज आया जिसका नाम था राल्फ फिंच। राल्फ फिंच ने भी अकबर का दरबार को विजिट किया और विजिट करने के बाद ये दोनों जैसे ही अपने देश ब्रिटेन गए, जैसे अपने देश ब्रिटेन गए, वहाँ पर उन्होंने एक व्यापारियों का समूह बनाया। उस व्यापारी के समूह का नाम था, जो ग्रुप था, ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर। मर्चेंट एडवेंचर, यही ग्रुप आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर महारानी एलिजाबेथ के पास गए यही ग्रुप वाले, यानी मर्चेंट एडवेंचर। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास व्यापार करने की अनुमति को लेकर अनुमति करने के लिए गए और महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में एक राजलेख यानी कि पत्र जारी की, हस्ताक्षर करते हुए, और कहीं की इन व्यापारियों से कि आप लोग 15 वर्षों तक भारत और भारत जैसे पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली। वही हस्ताक्षर होने के बाद उसी को कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आप तुरंत बताएंगे 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। यह ब्रिटेन में स्थापित हुई है, न कि भारत में। जब इनको व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप नाम आ जाता है, ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार सन 1608 ईस्वी में उस समय मुगल शासक जहांगीर था। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस नामक एक अंग्रेज आया। वह जो अंग्रेज था जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया राजदूत था। उन्होंने जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति ले ली और उन्होंने कंपनी भी स्थापित करने के लिए मछलीपट्टनम में परमिशन दे दिया, लेकिन यह परमिशन निरस्त हो गया। जो 1613 ईस्वी में मछलीपट्टनम में 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित किए। इसके बाद 1615 ईस्वी में सर विलियम हॉकिंस नामक अंग्रेज आया और वह भी व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लिया। इस तरह भारत में व्यापार करना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही इन्होंने सोचा कि भारत में व्यापार करने से अच्छा है यहाँ पे शासन चलाना भी अच्छा इसलिए समझते थे कि वे जानते थे कि भारतीय उस समय काफ़ी असभ्य थे, क्योंकि अनेक अंधविश्वासों से जकड़े हुए थे। इसी तरह उन्होंने अपना शासन स्टार्ट कर दिया। तो उस समय उन्होंने भारत में 3 प्रेसिडेंसियों की स्थापित की। पहला कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। इन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों के माध्यम से वे भारत में शासन करना स्टार्ट कर दिए और उसके बाद भारत का संविधान का विकास की ओर अग्रसर होता चला गया। इसी के बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास।
भारत का संवैधानिक विकास। इसको हम दो चरणों में पढ़ेंगे। पहला है कंपनी का शासन। कंपनी का शासन 1773 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। दूसरा है ताज का शासन। ताज का शासन 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कंपनी का शासन पहले इस पार्ट में, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ताज का शासन पढ़ेंगे। इसी के साथ हम कंपनी का शासन स्टार्ट करते हैं। कंपनी का शासन। कंपनी के शासन में पहला है (1773) ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिव एक्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम और इतिहास के बारे में चलते हैं ताकि आप लोगों का जो बेसिक है एकदम क्लियर हो जाए और कहीं यह नहीं जानने की जरूरत है कहाँ से आया, आप लोग वैसे जान जाएंगे। क्या हुआ था 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध, राइटिंग में मत जाना, बस आवाज सुनते रहना। प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का जो शासक था सिराजुद्दौला। इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, लेकिन सिराजुद्दौला था वह हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव विजय हुआ। इस तरह अंग्रेजों का बंगाल पर एक आधिपत्य स्थापित हो गया। उसके बाद दूसरी एक घटना घटती है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध है इसमें अंग्रेज थे। अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो किया था और भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों एक साथ मिलकर एक साइड थे और हेक्टर मुनरो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड थे। इसमें भारतीयों की यानी बंगाल के शासक और अवध के शासक और मुगल शासक की पराजय हुई थी। इसी पराजय से अंग्रेजों ने भारत पर पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसमें मुख्य रूप से बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये तीन राज्य विशेष रूप से उन लोगों के अधिकार में चल गए। यह जो युद्ध था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी वाला, यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। इस तरह उन्होंने भारत में पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया और व्यापार और शासन दोनों करना स्टार्ट कर दिए और भारत से इतनी संपत्ति लूटकर ब्रिटेन ले जाते थे कि ब्रिटेन के जो लोग थे यह सोचते थे कि ये लोग भारत को लूट रहे हैं, भारत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वहाँ की संसद के पास यह खबर पहुँची और उन्होंने टाइम से एक्ट पारित किए और उसी एक्ट के
पारित करके भारत में शासन और व्यापार करना स्टार्ट कर दिए। तो उसी शासन के में हम पहला पढ़ेंगे रेगुलेटिव एक्ट। वही एक संसद ब्रिटेन से है। क्या हुआ था? रेगुलेटिव एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटेन हमारे देश में जो शासन करते थे, कंपनी थी, उनको नियंत्रित और नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिव एक्ट की स्थापना किया गया। और दूसरा, भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ गई थी, क्योंकि जो भी व्यवस्था है वह सीधे ब्रिटेन से चल रही है। भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ गई थी और बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कह दिया गया। इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुआ। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, राइटिंग पे मत जाना।